हेलो स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स में जो आपका सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है सेम वैसा ही है, लगभग 80% आपको उसी तरीके से मिलेगा। 20% जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो यहाँ पर पढ़ेंगे, कोलिजन की वजह से मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एक शेल को छोड़ के दूसरी शेल में जाता है तो वहाँ से क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशंस आती हैं। और जो रिलीज का अपन मान लो एक शेल से दूसरी शेल में जाता है तो आपको ध्यान होगा या तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या किसी शेल से दूसरी शेल में आता है एनर्जी रिलीज़ करता है। तो वहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आपके पास एनर्जी लेता है और एक शेल से दूसरी शेल में जंप करता है या दूसरी शेल से नीचे वाले लेवल पे आता है जिसको एनर्जी लेवल कहा जाता है, तो फोटोन रिलीज होता है। तो उस फोटोन रिलीज होने की वजह से क्या होता है, उस एटम के जो भी अंदर के पार्टिकल्स है उसके मोमेंटम में भी चेंज आता है। कोलिजन की भी बात होगी यहाँ पर, जो आप उस केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, तो एटम के कोलिजन्स की भी बात होगी कि भाई कोलिजन होता है तो किस तरह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। और कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है। अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात करें कि एटम की, कि आपके पास एटम की डेफिनेशन की बात करें कि एटम्स आया कहाँ से इसका कंसेप्ट जनरेट हुआ। तो सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी वो थी डाल्टन की। तो डाल्टन ने क्या कहा कि इस यूनिवर्स के अंदर ये बोलते एवरी पार्टिकल इज मेड ऑफ स्मॉल एलिमेंट, एवरी पार्टिकल इज मेड ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट। और उस स्मॉल एलिमेंट को कहा गया एटम, यानी कि स्मॉल एलिमेंट। ये आपने लिख रखा होगा, है ना, दोबारा से लिखा है उसमें सेम जैसे आपके पास केमिस्ट्री में सेम उसी तरह से डेफिनेशन से, और ना ही एग्जाम में पूछी जाती है। बस ये आपका इंट्रोडक्शन होता है कि डाल्टन ने एटम के बारे में क्या कहा, जे थॉमसन, ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और फिर उसके बाद बोर्स के मॉडल की बात की, ठीक है। केमिस्ट्री में आप समरफील्ड भी पढ़ते हो, यहाँ पर अपन बोर मॉडल तक ही लिमिटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो थ्योरी थी डाल्टन की, उसने कहा कि जो एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट विच इज कॉल्ड एटम। उसको क्या कहा गया, एटम कहा गया, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। ये फर्स्ट थ्योरी थी आपके पास एटम की, कि क्या इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बने हुए। सबसे स्मॉल एलिमेंट क्या बताया गया, एटम बताया गया। ध्यान रखना, सबसे स्मॉल यूनिट बोल दीजिए, वो क्या बताई गई, एटम, ठीक है। और वो कैसा होता था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता था, ठीक है। लेकिन डाल्टन की थ्योरी आगे जाके फेल हो गई। किसमें फेल हुई थी, कि वो एनर्जी के स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाई, ठीक है। एनर्जी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, इसको भी क्या होता है स्पेक्ट्रम, आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम होता है और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसकी भी डील करेंगे। थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी होगा, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। तो ये फर्स्ट मॉडल था और इसका फेलियर का एक कारण था कि आपके पास क्या जो फिनोमिनास थे और सिंपल बोल दीजिए हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद आया था आपके पास जे थॉमसन। क्या आया था, जे थॉमसन। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, जो आपका एटम है इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। आपके पास एटम कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, इस टाइप का होता है कुछ, ठीक है ना, जिसमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या होता है, एम्बेडेड होते हैं किसके अंदर, इस चार्ज स्फीयर के अंदर, एम्बेडेड, ठीक। एम्बेडेड का मतलब अंदर फिक्स होते हैं रैंडम, ठीक है। और इस तरह से होता है सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन कि आपका जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, जीरो, यानी कि एटम वापस क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास जो एटम होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से एम्बेडेड होते हैं कि नेट चार्ज क्या होता है आपके पास, जीरो हो जाता है, ठीक है। और इसको नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, यानी कि जैसे तरबूज में बीज, उस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिखरे होते हैं, जैसे तरबूज में बीज होते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स बिखरे होते हैं इसके अंदर, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है ना। तो जे थॉमसन मॉडल था आपके पास ये। अब इसके भी क्या हो गए, फेलियर हो गए। नया मॉडल है आपके पास, इसका फेलियर क्या था आपके पास इसका फेलियर था कि एक तो वही स्पेक्ट्रम की बात करेंगे हमेशा ही, ठीक है ना। आपका क्या होता है, ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, ठीक है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी चीज़, जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट हुए या अदर अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए, उससे जो रिजल्ट आए उससे भी रिजल्ट मैच नहीं कर रहे थे, यानी कि जे थॉमसन का मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मॉडल था आपके पास, होता रदरफोर्ड मॉडल, या उसको बोलते हो आप अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि क्या होता है, किस तरीके से होता है आपके पास अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बोल दो, है ना, आपने पढ़ा भी होगा, सेम वही थ्योरी यहाँ पर है, ठीक है। अल्फा स्कैटरिंग या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम,
ठीक है, या सिंपल बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। सेम उसी तरीके से वही थ्योरी यहाँ पे भी लिखनी है आपको, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है ना। तो रदरफोर्ड मॉडल में या अल्फा स्कैटर एक्सपेरिमेंट में क्या आता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वहाँ से अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ है स्क्रीन पे इंसिडेंट किए। कौन सी स्क्रीन थी आपके पास, पहले तो उसको एक गोल्ड फॉइल से पास किया गया, ठीक है ना। गोल्ड फॉइल क्यों लेते हैं, आप बोलते हैं शीट ली गई बहुत ही बारीक जो गोल्ड की थी, उससे पास किया गया और उससे जो रिजल्ट आए उसको एक स्क्रीन पे लिया गया, जिसको जो स्क्रीन होती है आपके पास ZNS की। ठीक है, तो देखो किस तरह से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपके पास, मान लीजिए आपके पास कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यहाँ से, है ना, यहाँ से मान लीजिए अल्फा पार्टिकल्स बाहर आते हैं। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस, ध्यान रखना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल लिए गए बाहर और यहाँ पर एक शीट रखी गई, थिन शीट जो किसकी बनी होती है, गोल्ड की। ठीक है ना, गोल्ड के इसलिए बनाते हैं क्योंकि गोल्ड आपके पास बहुत ही डक्टाइल होता है, यानी कि आप इसकी थिकनेस को बहुत ही कम कर सकते हो। जैसे एटम की रेडियस की बात की जाए या न्यूक्लियस की रेडियस की, इसका ऑर्डर एटम की रेडियस की लगभग 10⁻10 मीटर है ना, इतना अंदाज़ा लगाया गया कि इसकी जो रेडियस है वो इस टाइप की होती है। तो आपके पास क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स आए तो उसको किस पे एक शीट पे गिराया गया जो किसकी थी, गोल्ड की, और इसके इतना डक्टाइल होता है यानी कि इसकी थिकनेस को बहुत ही कम किया जा सकता है, यानी कि माइक्रो mm के ऑर्डर में भी, किसमें, माइक्रोमीटर के ऑर्डर में ना, या 10⁻⁷ या 8 मीटर के ऑर्डर में जो इसको मैच कर रहा था। ठीक है, और ऐसा मान सकते हैं कि इसको इतना बारीक कर दें कि इस लेयर पे जहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट की बात करें वहाँ केवल एक ही एटम प्रेजेंट हो, इतना बारीक, या इतना अजम्पशन ले सकते हैं कि इस शीट को इतना बारीक कर दे कि आपके पास ऐसा होगा जैसे एक ही एटम हर जगह पर क्या है, लेयर बनाता हुआ नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है ना, और इनकी स्पीड क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा रखी जाती है, जितनी पॉसिबल हो सके उस स्पीड से इसको गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक किया जाता है। और इसकी स्पीड कैसे बढ़ती है वो अपन उसमें पढ़ेंगे। आपके पास मैग्नेटिज्म में स्पेक्ट्रोमीटर होता है, सॉरी स्पेक्ट्रोमीटर, आपके पास क्या है, एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन, है ना। साइक्लोट्रॉन से इसकी वेलोसिटी बढ़ाई जाती है, जितनी पॉसिबल हो सके उतनी पॉसिबल स्पीड के साथ इसको क्या होता है, गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन आप पढ़ोगे, उसकी वर्किंग भी पढ़ेंगे किस तरीके से होती है। और आगे जाके एक स्क्रीन आ गई आपके पास, क्या आ गई, स्क्रीन थी ZNS की। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से टकराए और टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में मूव करे, तो जो भी रिजल्ट था वो स्क्रीन पे मिला अपने को कि कहीं पर ब्राइट पेच बन रहे थे, कहीं पर थोड़े कम ब्राइट थे, इस तरीके से अलग अलग पेच मिले अपने को, है ना। तो उसको देख के रिजल्ट की कंक्लूजन्स निकाले गए, भाई ये आपने को ये ऑब्जर्वेशन हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक रिजल्ट दिया गया। ठीक है ना, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, आपके पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक किए जाते हैं और आगे जाके एक स्क्रीन रखी है जिसपे आपके रिजल्ट मैच करते हैं। ठीक है ना, अब देखो इसके ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, उसके अकॉर्डिंग ही क्या क्या रिजल्ट एक्सप्लेन हुए। ठीक है ना, तो फर्स्ट जो कंक्लूजन था वो क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, कि आपके पास मान लो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या दिए गए, कंक्लूजन दिए गए आपके पास। ठीक है ना, तो रिजल्ट और कंक्लूजन्स, तो रिजल्ट की बात करें या फिर बोलते ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था जो आपके पास वो था, ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो आपके पास इस तरह देखो, जो स्क्रीन पे रिजल्ट मिले उससे क्या क्या बताया गया कि जैसे मान लिया आपके पास एटम है ना, तो जो अल्फा पार्टिकल्स गए, तो फर्स्ट था आपके पास कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस आउट थ्रू द एटम विदाउट डेविएशन, यानी कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या रहे, अनडेविएटेड रहे। अनडेविएटेड का मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या रिजल्ट आया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकल के, सीधे अनडेविएटेड निकल के, डायरेक्ट निकल के आपको स्क्रीन पे रिजल्ट मिल रहा था। उसके अकॉर्डिंग पहला ऑब्जर्वेशन ये आया, है ना। जैसे मैं बोल दीजिए कि 1000 में से या 10,000 में से बोल दीजिए, 1000 में से नहीं बोल दीजिए, 800 अल्फा पार्टिकल्स तो अनडेविएटेड निकल गए। अनडेविएटेड निकल गए तो इसका क्या कंक्लूजन निकाला फर्स्ट, कि जो आपका एटम होता है इसका मोस्ट ऑफ पार्ट क्या रहता है, एम्प्टी रहता है। मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा क्या रहता है, खाली रहता है, यानी कि वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, इसलिए क्या अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट निकल गए बिना किसी डेविएशन के। दूसरा क्या कहा, स्मॉल, कुछ स्मॉल एंगल पे डेविएट हुए, स्मॉल एंगल पर, जैसे जैसे आप सेंटर पे आते गए तो आपके पास जो डेविएशन मिला थोड़ा स्मॉल मिला, और कुछ थोड़े से ज़्यादा हुए, है ना। जैसे मान लीजिए इस तरीके से डेविएशन मिला कुछ के अंदर,
कुछ तो ज़्यादा एंगल पे डेविएट हुए और कुछ कम एंगल पे डेविएट हुए। स्मॉल एंगल डेविएशन मिले अपने को और लार्ज एंगल डेविएशन पे भी। पर ये कहाँ पर मिले? जब आपके पास सेंटर की तरफ अप्रोच करते गए ना, लार्ज एंगल डेविएशन। अब 1000 में से न्यू मान लीजिए 1 या 2 पार्टिकल्स आपके पास कैसे कितना का डेविएशन आया उसके अंदर? 180 डिग्री का डेविएशन आया। यानी कि 1000 में से 1-2 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 180 डिग्री डेविएट हो गया आपके पास। कितने हो गए? 180 डिग्री। यानी कि थर्ड के अंदर क्या था? 1 से 2, किसमें से? आउट ऑफ 1000 कह दो या 10,000 कह दो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि 1 और 2 क्या हुआ है? 180 डिग्री पर डेविएट हुए आपके पास। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से सेकंड ऑब्जर्वेशन से और थर्ड ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट आया आपके पास? पहला तो आएगा मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है? अनडेविएटेड होता है। सेकंड था कि जैसे आप सेंटर के पास गए आपके पास डेविएशन एंगल बढ़ता गया और ज़्यादा ही सेंटर में गए तो आपके पास 180 डिग्री का डेविएशन मिला। तो यानी कि इसका जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होता है? सेंटर पे कंसंट्रेट माना गया, सेंटर पे कंसंट्रेट माना गया। ठीक है ना? यानी कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे कंसंट्रेट माना गया एक जगह पर, और जिसको बाद में नाम दिया गया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। ठीक है। तो ध्यान रखना, पॉजिटिवली चार्ज जो आपके पास इस एटम के अंदर है वो एक इसके सेंटर पे कंसंट्रेट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है ना? तो पहला ऑब्जर्वेशन था कि आपके पास जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अनडेविएटेड निकल जाते हैं। ठीक है। तो अनडेविएटेड निकलने के बाद आपके पास क्या होगा कि जैसे मान लो अनडेविएटेड गए वो, है ना, तो क्या हो गया आपके पास? मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो गया? इसका एम्प्टी हो गया, यानी कि खाली था आइटम का। ठीक है। नेक्स्ट जो था आपके पास कि कुछ स्मॉल एंगल पे डेविएट हुए, धीरे धीरे क्या हुआ? लार्ज एंगल पे डेविएशन शुरू हुआ। और एक ऐसा भी कह सकते हैं कि रिजल्ट आया, जो ऑब्जर्वेशन आया कि 1000 में से 1 या 2 अल्फा पार्टिकल थे जो 180 डिग्री के डेविएशन पे हो गए। अब अल्फा पार्टिकल आपके पास क्या होता है? खुद पॉजिटिवली चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? खुद पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल। तो यहाँ से क्या कहा गया कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है इसके सेंटर पे कंसंट्रेट होता है। टोटल कहाँ पर होता है कंसंट्रेट? सेंटर पे कंसंट्रेट होता है, और उस पार्ट को नाम दिया गया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस नाम दिया गया। और डेविएशन के बारे में एक फॉर्मूला भी आता है, ठीक है ना, कि कितने इस एंगल पर इतने डेविएट हुए तो दूसरे एंगल पर कितने डेविएट। तो इसके ऑब्जर्वेशंस थे और इसके कंक्लूजन्स थे। ठीक है ना? आपको सिस्टमेटिक थ्योरी लिखनी है, जैसे आपने पहले लिखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में। ठीक है। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको लिखोगे, और फिर उसके बाद उसके कंक्लूजन। ध्यान रखना, सिस्टमेटिकली लिखना आपको। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशंस आते हैं, फिर उसके रिजल्ट लिखे जाते हैं या कंक्लूजन्स लिखे जाते हैं। ठीक है ना? तो डेविएशन का एक फॉर्मूला है आपके पास, जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड स्क्वायर, जहाँ पे जेड क्या आपके पास? एटॉमिक नंबर। ठीक है ना? और n प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 θ/2। ठीक है। तो दोनों को मिलाएं तो n इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के इंटू जेड स्क्वायर बाय साइन की पावर 4 θ/2। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मान लो सेम एटम की बात करें, एक एग्जांपल है सिंपल, कोई सा भी एक सेम एटम है, आपसे बोल दिया कि 60 डिग्री पर उसके 10,000 पार्टिकल या 4,000 पार्टिकल क्या हुए? डेविएट हुए। तो बताओ 90 डिग्री पर कितने डेविएट हुए, ये बताना आपको। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करो, डायरेक्ट n1/n2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि साइन की पावर 4 θ2/2 डिवाइड बाई साइन की पावर 4 θ1/2। ठीक है। तो आपके पास क्या n1 कितना दे रखा है? 4,000। ठीक है। अपॉन n2 निकालने साइन की पावर 4 यानी कि 90 डिग्री, 90/2 की पावर 4 डिवाइड बाय साइन 60/2। ठीक है। तो कितना आ गया ये आपके पास? n1/n2 इज इक्वल टू, यानी कि 4,000 इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन 45 होता है √2 1/√2। तो क्या करोगे? इसकी पावर 4 आएगी तो 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा, डिवाइड बाई साइन 60/2 साइन 30 यानी कि 1/2। साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 की पावर होगी 1/8। तो आपके पास 4000/n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 8/1। तो आपके पास आ गया, तो n2 की वैल्यू आ गया आपके पास 2000, यानी कि 2000 एटम किस पर गए? 90 डिग्री पर गए। ठीक है ना? तो आपको केवल रिजल्ट ही ध्यान रखना है, इसमें पूरा डिटेल से याद नहीं रखना, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इतने एंगल पे इतने डेविएट हुए, तो बताइए उस वाले एंगल पे कितने डेविएट होंगे। ठीक है। ये तो थे आपके पास
उसके कंक्लूजन के अकॉर्डिंग एक छोटा सा फार्मूला डेविएशन का, कि डेविएशन ये होता है किसी भी एटम के अंदर, ठीक है। अब इसका रदरफोर्ड भी फेल हुआ था, इसके फेलियर की बात करते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है और फेलियर सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। फेलियर क्या है इसका? पहला फेलियर है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड उसने क्या कहा, जो आपके पास कंक्लूजन में था कि जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो आपके एटम के सेंटर पे कंसंट्रेट होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके अबाउट रोटेट करते हैं, किसके अबाउट, उस न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। तो अब इसका पहला फेलियर वहीं से डिफाइन हुआ कि अगर मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी क्या कहती है, अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेट करता है, क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, तो वो रेडिएशंस एमिट करता है, ये एनर्जी एमिट करता है, रेडिएशंस एमिट करता है, ठीक है ना। अगर रेडिएशंस एमिट करेगा तो मीन्स उसकी एनर्जी का लॉस होगा। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो आपके पास सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज है ना, और इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो जैसे जैसे रोटेट करेगा धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होगी और कम होते होते क्या करेगा, ये न्यूक्लियस में गिर गया। यानी कि फर्स्ट फेलियर था जो आपका, उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि अगर मान लीजिए कि आपका पॉजिटिवली चार्ज फिर, ठीक है, वो सेंटर पे कंसंट्रेट है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके अबाउट रोटेट कर रहा है, यानी कि रोटेट कर रहा है मीन्स डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेट हो रहा है मीन्स एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, धीरे 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 किस पे गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस पे। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसको तो कर ही नहीं पाए, ये भी उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये दो मेजर ड्रॉबैक थे इसके, कि एक तो क्या था कि ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी को भी बोल दीजिए या सिंपल बोल दीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। दूसरा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम, और कौन से स्पेक्ट्रम होते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसकी भी चर्चा करेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है ना। हालांकि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, आपने पढ़ा होगा एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये दो स्पेक्ट्रम बनते हैं आपके पास, ठीक है, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, ध्यान सुनो, हर मेटल के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग होता है आपके पास। जो स्पेक्ट्रम बनने बाद में आपके पास मिले, तो हर मेटल के कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि इनकी एक टेबल बनी होती है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम्स की क्या होती है, एक टेबल बनी होती है। तो अगर आपको मान लो कोई भी एलिमेंट दे दिया, तो आपको पता करना है कि कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, तो फिक्स है, हर एटम के कोरस्पॉन्डिंग आपका एक अलग स्पेक्ट्रम होगा। तो आप उस पर एक्सपेरिमेंटल करके बता सकते हो कि आपको जो रिजल्ट मिले किस वाले से मैच करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका बता सकते हो कि कौन सा मेटल है, ठीक है ना। ध्यान रखना स्पेक्ट्रम हर मेटल के कोरस्पॉन्डिंग अलग होता है, ध्यान रखें। तो आपको कोई भी अननोन मेटल दे दे तो बताइए कौन सा मेटल है, तो आप उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हो और मैच कर लेते हो कि भाई किसके स्पेक्ट्रम से मैच हो रहा है, तो ये बता सकते हैं कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, क्या है, ठीक है ना। तो दो फेलियर थे इसके मेजर, एक तो क्या था स्टेबिलिटी को, दूसरा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो ये मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया। हालांकि इसी को यूज़ करते हुए मॉडल की जो थ्योरी आपके पास एटम की मॉडल की थ्योरी है, उसी को यहीं से आगे प्रोसीड किया गया, फर्दर किया गया कि आपके पास कि जो एटम है रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उसको थोड़ा सा करेक्ट करके नए नए मॉडल आए। इसके बाद आया आपके पास बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल, ठीक है, ऑफ एटम, इसकी बात करते हैं बोर्स। इसको कहा जाता है बोर्स पोस्टुलेट्स, बोर्स पोस्टुलेट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आते हैं क्वेश्चन यहाँ से बोर पोस्टुलेट से। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, सुने ध्यान से, कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, न्यूक्लियस का राउंड रोटेट करता है, सही बात है, पर जैसे राउंड रोटेट करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी और एनर्जी कम होती जाएगी और धीरे धीरे वो न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए। पर बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या कहता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के राउंड किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, जिसको बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट। इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल ऑर्बिट। सुनना ध्यान से, लिखना आप जब मैं बोल रहा हूँ कि बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्बिट विच आर कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट, जिनको क्या कहा जाता है, स्टेबल ऑर्बिट, एंड देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, h/2π, और इंटीग्रल है तो n, जहाँ पर n क्या होगा, इंटीजर होगा आपके पास। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अराउंड किसी एक स्पेशल ऑर्बिट में रोटेट करता है और उसको स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं, और जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, nh/2π होता है। तो स्टेटमेंट दोबारा सुन लो, बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट की क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट्स अबाउट न्यूक्लियस इन अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्बिट्स विच आर कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट एंड देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π,
2 पाई होता है, ठीक है ना। तो ये थ्योरी कहाँ से आई, ध्यान सुनना, जिसका एंगुलर मोमेंटम है वो क्या कहा गया है ये, ठीक। तो आपको ध्यान होगा, अगर आपको जो वेव्स पढ़ते हैं अपने 11th क्लास में, वहाँ पर क्या होता है, वेव इन स्ट्रिंग पढ़ते हैं। तो आपने स्टैंडिंग वेव पढ़ी होंगी, स्टैंडिंग वेव बोल दीजिए, स्टेशनरी वेव बोल दीजिए, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स, तो उसमें क्या होता है, आपके पास एनर्जी बाउंड होती है इस तरीके से। मान लो स्टैंडिंग वेव बनी आपके पास इस तरीके से, तो क्या होता है, एनर्जी एक रीजन के अंदर ही फ्लक्चुएट करती रहती है, वो बाहर नहीं होती है, ठीक। उसी के कंसेप्ट को लेके इस कंसेप्ट की वैल्यूज आई। तो अगर मान लीजिए आपके पास स्टैंडिंग वेव बनती है, तो अपन जानते हैं जो रिजल्ट होता है 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, इस तरीके से कुछ होता है आपके पास, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। अब देखो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू, अगर फोटोन की बात करें और डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें, तो ये क्या थी, एच अपॉन एम इंटू वी, ठीक है। एम डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या थी आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, किसी भी मेटल पार्टिकल के लिए ये होती है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या लिखे, एच अपॉन एम वी, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास, एम वी को इधर ले आते हैं, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, और ये चीज़ होती है आपके पास एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, एन एच अपॉन 2 पाई। तो इस स्टैंडिंग वेव की थ्योरी से ही आता है आपके पास कंक्लूजन कि इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, किसी एक ऐसे ऑर्बिट में रोटेट करते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। तो जिस एंगुलर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई होगा, तो फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर क्या बना रहा होगा, स्टैंडिंग वेव्स बना रहा होगा। कैसे, क्या बना रहा होगा, तो यानी कि उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो जो पहला फेलियर था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेट करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, तो रेडिएट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करते करते कहाँ गिर जाना चाहिए था, न्यूक्लियस में। पर बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन आपका ऐसा नहीं हर किसी भी ऑर्बिट में रोटेट करेगा, वो स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्बिट में रोटेट करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई होता है। इसका मतलब वो क्या बना रहा होगा, स्टैंडिंग वेव्स बना रहा होगा या स्टेशनरी वेव्स बना रहा होगा। देखो किस तरह से दिखती हैं आपको ये वेव्स, अगर बनाने की कोशिश करें, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है इस तरीके से, और जो वेव्स है वो ऐसे जनरेट हो रही है आपके पास, ठीक है। ठीक है ना, इस तरीके से स्टैंडिंग वेव्स बनाता है आपका इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, एन एच अपॉन 2 पाई। तो स्टैंडिंग वेव्स बनती है तो एनर्जी का कहीं पर भी लॉस नहीं होता। तो बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बता रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन करता है, जो रदरफोर्ड का फेलियर था। दूसरा मॉडल या दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है, इसको ध्यान से दें। इसके सेकंड पोस्टुलेट की बात करें, यहीं लिख देते हैं। जो बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट था वो क्या कहता है आपके पास कि जो रोटेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, रोटेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या, दोबारा सुन लो, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है तो इसका चार्ज कितना होगा, प्लस का जेड ई, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर रोटेट कर रहा है तो फिक्स है, बाहर की ओर एनर्जी चीज़ को एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल बोल दो, और ये क्या होता है, इधर लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो क्या कहा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, यानी कि के Q1 कितना है, जेड ई, ठीक है, प्लस का इंटू ई बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से अपन वेलोसिटी भी निकालेंगे एटम इलेक्ट्रॉन की किस तरह, और ये इलेक्ट्रॉन मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा, ध्यान रखें। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन प्रोवाइड करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। तो सेकंड पोस्टुलेट इसका ये है ना। थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं इसकी, कि अगर आपके पास दो तो हो गए कंप्लीट आपके पास, तो थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन इनका बहुत थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर आपके पास जेड ये न्यूक्लियस हो गया और ये एटम्स की एनर्जी लेवल्स बोल दिए, शेल बोल दीजिए, ठीक है ना, ऐसे शेल्स होती है आपके पास के एलिमेंट इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके मान लो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है, ठीक है ना, मान लीजिए एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो क्या ये आपके पास एनर्जी लेके मान लो दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है, मान लो यहाँ से यहाँ जंप करता है, तो इसको किसी ना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। या फिर अगर ये एक एनर्जी लेवल से
इस एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा जिसकी एनर्जी होगी h इंटू न्यू, यानी कि फोटोन। ठीक है, तो इसका क्या सेंस होगा, क्या कहने का मतलब है, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जाता है, यानी कि बोल दीजिए हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाता है, जंप करता है, तो कई इसको क्या होती है, जैसे यहाँ से यहाँ जाना तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, h इंटू न्यू की, ना, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है आपके पास। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जंप करता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, जंप करके यहाँ पर आया, तो अपन जानते हैं इस वाले पर जो आपका इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ स्टेबल था, इस पर जंप करेगा तो अनस्टेबल रहेगा, कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पर रुकता है, वापस जंप करके अपनी एनर्जी लेवल पर पहुँच जाता है, और इस एनर्जी इसके टाइम को इतना कैलकुलेट किया 10⁻⁻8 सेकंड, यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए ये दूसरे एनर्जी लेवल पर रहता है और वापस वहीं पर जंप कर जाता है जहाँ पर उसकी पहले ओरिजिनल पोजीशन थी, जहाँ पर वो स्टेबल था। ठीक है, तो आपका क्या फंडा है इस थर्ड पोस्टुलेट का कि इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या किसी एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जाता है तो आपके पास क्या होता है, एनर्जी रिलीज कर देता है। तो एनर्जी की वैल्यू थी आपके पास E2 - E1 इज इक्वल टू क्या, h इंटू न्यू, यानी कि बोर के थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग आपके पास E2 - E1 बराबर क्या है, h इंटू न्यू। E2 क्या आपके पास इस वाले की मान लो एनर्जी लेवल है, और E1 क्या इसकी एनर्जी लेवल, तो जब यहाँ से यहाँ जंप करता है तो एनर्जी लेवल की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपका जो पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, E2 - E1 इक्वल टू h इंटू न्यू, न्यू लिख दीजिए या फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए, hf लिख दीजिए। तो फोटोन, यानी कि फोटोन रिलीज करता है, अगर एनर्जी उसको जंप करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो फोटोन के बराबर देनी पड़ेगी, जंप करके वहाँ पर आता है तो फोटोन के बराबर एनर्जी रिलीज करता है। चौथा क्या पोस्टुलेट था बोर का, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, है ना, यही इसी का ड्रॉबैक भी था, इसको ड्रॉबैक में भी लिख सकते हो आप कि जो आपका बोर मॉडल है वो केवल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, जैसे हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी तरह से आपके पास जितने भी हाइड्रोजन लाइक एटम्स होंगे उसी के लिए केवल बोर मॉडल होगा। जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है ना, तो हीलियम प्लस लिथियम, है ना, इसको 2+ करना पड़ेगा तभी जाके आपके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है क्या, तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड है। तो ये 4 पोस्टुलेट्स है बोर के कि इन्हीं से अपने को एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट की रेडियस, स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, सारी चीज़ें। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है बोर्स का पोस्टुलेट का, कि बोर का पोस्टुलेट पूछा जाता है कि बोर्स के पोस्टुलेट बताइए। पहला पोस्टुलेट तो क्या था कि ऐसे सेल्स में, सॉरी ऐसे ऑर्बिट में रोटेट करता है जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, NH/2π हो, मतलब वो ऑर्बिट कहलाते हैं स्टेबल ऑर्बिट, और वहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो स्टैंडिंग वेव्स बनाता है। दूसरा पोस्टुलेट क्या है कि रोटेशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। तीसरा क्या है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल पे, यानी कि एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, और वो एनर्जी किसके बराबर होती है, फोटोन की एनर्जी के बराबर आती है। ठीक है ना। और चौथा पोस्टुलेट क्या है कि ये स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उसी के लिए वैलिड होता है। ठीक है क्या, तो ये तो आपके पास बोर्स के पोस्टुलेट्स कि इस तरीके से बोर्स में जो फेलियर थे रदरफोर्ड के उसको एक्सप्लेन भी किया, और बोर के पोस्टुलेट से एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताया कि इस तरीके से होना चाहिए ताकि आपका एटम क्या रहे, स्टेबल रहे। ठीक है क्या, तो इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि इसकी रेडियस कितनी होती है शेल्स की, है ना, ये भी आप अलग ही पढ़ चुके हो, आपको फॉर्मूले भी याद होंगे, है ना, और वेलोसिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एनर्जी लेवल पे बात करेंगे अपन किस तरह से एनर्जी आती है, कहाँ से कहाँ पर एनर्जी दी तो क्या कौन सी एनर्जी आपको मिलेगी या कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।